हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर कहाँ कहाँ हुई इसमें, और जो टाइमलाइन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो चलिए बिगिन करते हैं। आपको ये चीज समझ में आई गई होगी कि कोल्ड वॉर ना किसी जगह लिमिटेड नहीं रही। ऐसा नहीं कह सकते कि यूरोप में रही, ऐसा नहीं कह सकते कि एशिया में रही, इवन अफ्रीका में भी गई। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि पूरी दुनिया घूमेगी कोल्ड वॉर। The Cuban Missile Crisis that we begin this chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War। तो ये मत समझना कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो पहली क्राइसिस है। और या दोस्तों, जो यूपीएससी के स्टूडेंट है वो एसए अगर लिख रहे हैं तो एसए का देखो, यहाँ पे एक तरीका अच्छा लिखता है कि कोल्ड वॉर के बारे में, जैसे ये चैप्टर है, स्टार्ट क्यूबन मिसाइल से करा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाने के लिए, है ना, माहौल बनाने के लिए, राइट। उसके बाद कोल्ड वॉर पे आए हैं, तो ऐसे ही आप एससी भी लिखा करो, एक माहौल बनाया करो। ठीक है, एनेक्डोट वगैरह आप लिख सकते हो, कोई स्टोरी लिख सकते हो। वापस आते हैं इसमें। द कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज क्राइसिस एंड वॉर्स डिड नॉट लेड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कोल्ड वॉर का, या उस पीरियड का, या एक यूनाइटेड नेशंस का, कि वर्ल्ड वॉर नहीं हुई एक और। यहाँ पे वर्ड लिखा है शूटिंग वॉर्स। कमेंट सेक्शन में मुझे कोई बताए कि शूटिंग वॉर्स का मतलब क्या होता है। काफी ज्यादा मामले क्लोज हुए, देखते हैं कहाँ का। द टू सुपर पावर वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया। कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से 1953 में। जवाहरलाल नेहरू ने इस युद्ध में शांति बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करा था। इसी युद्ध के बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। नॉर्थ कोरिया को चाइना और यूएसएसआर ने सपोर्ट करा था, साउथ कोरिया को यूएसए ने सपोर्ट करा था, एंड एक लाइन बन गई थी। यूपीएससी के स्टूडेंट जो हैं वो, और यूपी पीसीएस के भी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट, वो लाइन किस डिग्री से जा रही है, किस लैटिट्यूड से जा रही है ना, वो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं, थोड़ा पता चले, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इस पे आएंगे अभी। ठीक है, बर्लिन में भी वॉर हुई 1958 से लेके 62, ज्यादा बड़ी नहीं थी। कॉन्गो में भी वॉर हुई, छोटी सी एक, अर्ली 1960s में, एंड इन सेवरल अदर प्लेसेस। कोरिया वॉर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ कम देर आर स्टिल टू कोरियाज while other divisions created by the Cold War have ended, do the people of Korea want the division to continue? तो दोस्तों, बर्लिन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और क्या क्या दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था बताइए। वियतनाम का भी थोड़ा सा ऐसे ही हिस्सा हो गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जुड़ गए, है ना। अ, लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसका ऐसा क्यों, क्या रीजन है? क्या अभी भी ऐसा है कि इसमें भी रशिया चाहता है कि नॉर्थ हमारे साथ रहे, और चाइना चाहता है नॉर्थ हमारे साथ रहे, और साउथ जो है वो यूएसए के साथ रहे? इस क्या ये रीजन है? क्या ऐसा है कि लोग दोनों कंट्रीज के एक दूसरे से नफरत करते हैं, नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया की? क्या वो दोनों साथ नहीं होना चाहते? थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करिए, अच्छा अच्छा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान का भी आंसर ऑलमोस्ट सेम है। दो दो कि इंडिया पाकिस्तान के लोगों में नफरत बढ़ गई है। आपको थोड़ा सा दिखेगा कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लोगों में इतनी नफरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में नफरत बढ़ा दी गई है ड्यू टू डिफरेंट रिलीजन, और थोड़ा पॉलिटिक्स भी। दोनों कंट्री के लोग ऐसे नेता ऐसे कर रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान में बढ़ गई। लेकिन इंडिया पाकिस्तान ही कभी, इंडिया से बाहर जब मिलते हैं तो भाई भाई की तरह मिलते हैं, है ना। तो चलिए, ये पॉइंट है। आई होप मैंने एक हिंट तो दे ही दी यहाँ पे कोरिया के बारे में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसके बारे में पता कराएं, और कभी हम कोरिया वॉर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्राइसिस डीपनड एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वाज विलिंग टू बैक डाउन। देखिए, पीछे हटने का मतलब है कि आप वीक हो, आपकी आइडियोलॉजी खराब है ना, आप वीक नेता हो, तो कोई भी पीछे नहीं हटता था, ना यूएसएसआर ना यूएसए। When we talk about the arenas of the Cold War, we refer therefore to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance systems but did not cross certain limits। तो कोई भी वॉर लिमिट क्रॉस नहीं करी। वियतनाम वॉर आप कह सकते हो कि थोड़ी ज्यादा ही हो गई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ही हो गई, थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा बोलूंगा मैं तो। लेकिन एक लिमिट क्या है, लिमिट ठीक है, मेरे हिसाब से तो लिमिट क्रॉस कर गई अगर आप मेरे से पूछो। लेकिन यार, लिमिट जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई, इसका मतलब है कि यूएसए यूएसएसआर सीधे एक दूसरे से नहीं भिड़े, लेकिन वॉर तो बड़ी तगड़ी तगड़ी हुई। अ ग्रेट मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ द एरिनाज लाइक कोरिया। कोरिया में बहुत मरे। वियतनाम में तो बहुत ज्यादा, बहुत डिकेड्स तक वॉर हुई दोस्तों।
तीन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तीन प्रेसिडेंट, कोई जानता है? बड़ा टफ क्वेश्चन है। तीन प्रेसिडेंट थे यूएसए के वियतनाम वॉर में, तीन प्रेसिडेंट के टाइम होती रही वियतनाम वॉर। एक दो का तो असैसिनेशन हो गया। अफगानिस्तान में लंबी वॉर हुई। अफगानिस्तान ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है। यूएसएसआर के खात्मे का एक रीजन अफगानिस्तान है ना। बट द वॉर वाज स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज। यही बोला जाता है कि हाँ, जो हॉस्टिलिटीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई या न्यूक्लियर वॉर का यूज नहीं हुआ, तो ये पॉजिटिव देखा जाता है। इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप वर रिपोर्टेड। बड़ी बड़ी आर्मी, बड़े बड़े बम, पता नहीं क्या बम बना रहे हैं। इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर्स कुड नॉट बी सस्टेन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो डिप्लोमेसी, मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते थे, फॉरेन ऑफिसर्स, ये दोनों वापस बुला लिए जाते थे। बोल देते थे कि हम अपना एम्बेसी सेटअप नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब चलता रहा है ना, बातें बातें। काफी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी पार्ट नहीं लिया, कहीं पे पार्ट लिया, है ना, ये सब चीजें चलती रही। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लोकेट द फ्लैश पॉइंट्स ऑफ द कोल्ड वॉर ऑन ए वर्ल्ड मैप। ये आप मैप पे बनाइए। अभी एरिनास नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Sometimes countries outside the two blocks, for example, non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts. तो कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करने में काफी बार दूसरे कंट्रीज ने काफी साथ दिया, यूनाइटेड नेशंस ने काफी साथ दिया, नॉन अलाइंग मूवमेंट ने काफी साथ दिया। इसका एग्जांपल है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जिन्होंने जैसे मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट, नैम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। तो काफी अच्छा रोल प्ले करा था यहाँ पे वी के मैनन और अ, आपके जवाहरलाल नेहरू ने। इन द कॉन्गो क्राइसिस यूनाइटेड जनरल सेक्रेटरी प्लेड अ मेडिएटरी रोल, और उनका तो वैसे काम ही है करना, वरना यूएन सेक्रेटरी जनरल हो गया। By and large, it was the realization on a superpower's part that war by all means should be avoided have that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा कि यार ये वो वाले समय नहीं है, 20वीं सदी नहीं है। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम नहीं है। अब चीजें बदल रही हैं। हम वॉर से सप्रेस नहीं कर सकते, वॉर से जीत नहीं सकते। क्या कर लिया हमने कोरिया वॉर से? वियतनाम वॉर में तो अमेरिका ने मुंह की खाई। काफी लोग कहते हैं अमेरिका तो हार गया। काफी लोग क्या, 90% लोगों से पूछोगे वो बोलेगा अमेरिका हार गया। सिर्फ 10% लोग बोलेंगे कि नहीं हारा। हाँ जी। हारने का मतलब क्या होता है? आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, पता नहीं कितने सोल्जर्स मरे, वो तो बताया ही नहीं। ऊपर से बेइज्जती खूब भर भर के हुई अमेरिका की। तो काफी लोग कहते हैं अमेरिका हार गया वियतनाम वॉर में। तो ये क्लियर हो रहा था सुपर पावर्स को, भैया वॉर अवॉइड करो किसी भी तरीके से। कोई नया तरीका ढूंढो। नया तरीका ढूंढा इन्होंने, इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर है ना, आज हर कोई बोलता है अमेरिकन कल्चर बेस्ट है, तो मतलब अमेरिका जीत गया। सॉफ्ट पावर है ना, भले ही कोई भी चीज हो, अमेरिकन कल्चर है वेरी गुड, है ना, सॉफ्ट पावर। हाँ, काफी चीजों में वो मैं भी बोल रहा हूँ कि अमेरिका बेस्ट है, डेफिनेटली बेस्ट है। लेकिन हर चीज में क्या वो बेस्ट है? इसका आंसर तो आप दे सकते हैं बेटर। एज द कोल्ड वॉर रोल्ड आउट फ्रॉम वन एरिना टू अनदर, द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट वाज इंक्रीजिंगली एविडेंट। दिमाग में आ रहा था कंट्रीज के, है ना, कि भैया वॉर वॉर कम करो, हमारा शेयर मार्केट डूब जाता है ना। पैसे नहीं है खाने को, हमारे लोग भुखमरी से मर रहे हैं, आप वॉर लड़ रहे हो। कुछ ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, कैंसर से बचने के लिए कुछ काम करो। ठीक है, लोग पढ़ने लिखने लग गए, क्वेश्चन भी पूछने लग गए। However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicion led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. डर बहुत था कोल्ड वॉर में। एक या फीचर लिख देना, फियर, फियर ऑफ अननोन। पता नहीं वो सामने वाला क्या बम बना रहा है ना। तो बम बनाए पहले तो कि हाँ लैंड से मिसाइल मारेंगे, न्यूक्लियर बम। फिर बोला कि हाँ मैं जहाज से, अपने एयरफोर्स से भेजूंगा, फिर सी से भेजूंगा। ठीक है, पनडुब्बियां बनाई गई बहुत सारी भर भर के। उसके बाद दोस्तों लिमिट तो तब क्रॉस हो गई जब स्पेस में चले गए कि स्पेस से मिसाइल मारेंगे, है ना। तो इसका पर्पस क्या था दोस्तों, कि अगर लैंड से यूएस, फॉर एग्जांपल, यूएसएसआर ने यूएसए को लैंड खत्म कर दिया मार मार के न्यूक्लियर मिसाइल, तो यूएसए के पास स्पेस में एयरफोर्स और नेवी के पास तो है ही न्यूक्लियर बम, तो यूएसएसआर को भी खत्म करेगा। मतलब हम मरेंगे, आपको भी मार के जाएंगे। तो डर के मारे भर भर के न्यूक्लियर बम बनाए। आई होप आपने ये चेक ऑलरेडी कर लिया होगा कि कितने न्यूक्लियर बम है यूएसए यूएसएसआर के पास। तो ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वॉर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। बोलते 100-200 से नहीं चलेगा, हजारों में रखो, हजारों में। पता नहीं क्या पागलपन था। उसके बाद देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग हुई। बने रहिए आप, आई होप आपको सब मजा आ रहा होगा।
द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट। अब उन्होंने बोला यार इतने वेपन रख लिए कि वॉर तो हो ही सकती है। कैसे हो सकती है? ये किसी आर्मी के जनरल का दिमाग सनक गया, उसने चला दिया तो, या किसी सोल्जर ने चला दिया तो, या किसी हैकर ने हैक कर लिया तो, है ना? तब क्या? ये सोचा उन्होंने, ईदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजीशन ऑफ द अदर साइड। तो पहले तो ये हो सकता है, फिर यूएसएसआर बोले कि भैया मेरे को अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली कि 10,000 है यूएसए के पास न्यूक्लियर बम, हमें 10,000 से ज्यादा बना ले, 12,000। तो इसके लिए बम भी बनाते रहेंगे, बम भी बनाते रहेंगे। जब बम बनाओगे बजट लिमिटेड होता है, ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। बजट लिमिटेड होता है, अगर आप डिफेंस पे सब लगा दोगे तो आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च ये सब ठुक जाएगा, है ना? दे माइट मिसअंडरस्टूड द इंटेंशंस ऑफ द अदर साइड। काफी बार समझ में ही नहीं आएगा। काफी बार शिप आ रहा होगा यूएसए का, उनको लगेगा ये शिप जो है हम पे अटैक करने के लिए आ रहा है, हमें डराने के लिए आ रहा है। बिसाइड्स व्हाट इफ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट? अब बताओ क्या होगा? न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, गलती से चल गया तो? गलती से होता है दोस्तों, रिसेंटली न्यूज में सर्च करना, इंडिया ने गलती से मिसाइल फेंक दी थी पाकिस्तान पे, माफी मांगी थी। वो तो कोई मरा नहीं, वरना पता नहीं क्या हो रहा था, राइट? इंडिया ने 2019 में मिसाइल जो है अपने ही प्लेन को, अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। ठीक है, अपने हेलीकॉप्टर गिरा, 5-6 लोग मर गए थे। छुपाना पड़ी थी बात, 6 महीने बाद एक्सेप्ट करा। ये तो इंडिया में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं बाकी कंट्रीज बड़े शरीफ है। पाकिस्तान में होता रहता है भर भर के, है ना? अमेरिका में होता रहता है, हर कंट्री में होता है। जब ये लेके घूमोगे अब बम बम, है ना? अपने सोल्जर्स ही एक दूसरे पे चला देते हैं। काफी बार तो फ्रस्ट्रेशन में अपने सीनियर को मार देते हैं आर्मी में, है ना? पुलिस में मार देते हैं। तो आर्म्स जो है वो सही चीज नहीं है। गलती से न्यूक्लियर बम मार दिया, अब बताओ क्या होगा, है ना? पाकिस्तान पे भी मारा अगर न्यूक्लियर बम गलती से, तो इंडिया का भी तो पार्ट कनेक्टेड है, वो आधा तो तबाह वही हो जाएगा। या पाकिस्तान ने इंडिया से मारा, इंडिया को मारा तो पाकिस्तान भी तबाह। तो बात कहने की ये है कि कंट्रीज भी डर गए हैं कि भाई गलती से हो गया, अब क्या? What would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake, or if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start a war? मतलब सोल्जर बोले चलो मेरे को वॉर लड़नी है ना, मार दिया वेपन एक, ठीक है। आर्मी में जनरली लगा रहता है ना कि इतने दिनों से कुछ हुआ नहीं, चलो एक मजे लेते हैं सामने वाले से, है ना? या फोन पे किसी ने गाली दी सामने वाले सोल्जर ने, चलो भैया इसको अच्छे से सबक सिखाते हैं। न्यूक्लियर वॉर नहीं करी तो चलो छोटी मोटी मिसाइल फेंक दी, कितना डेंजर तो है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इफ एक्सीडेंट अकर्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन? एक्सीडेंट हो गया, पता चला न्यूक्लियर बम आपके में ही फट गया, फिर बताओ क्या होगा? हाउ वुड द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री नो इट वाज एन एक्सीडेंट और नॉट एन एक्ट सबोटेज बाय द एनिमी? तो जैसे जनरल बिपिन रावत की डेथ हुई थी, अभी भी काफी लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी चाइना की, पाकिस्तान की। तो मतलब बात ये है इंसिडेंट से समझाने की, कि समझ में नहीं आएगा कंट्री को कि यार ये क्या एक्सीडेंट से हुआ या किसी कंट्री ने जानबूझ के करा, हैक कर लिया, या हमारे में स्पाई भेज दिए, आईएसआई भेज दिया इंडिया में, इंडिया ने रॉ भेज दिया पाकिस्तान में। तो इससे और लड़ाई हो जाएगी, और दैट मिसाइल हैड नॉट लैंडेड फ्रॉम द अदर साइड, पता नहीं चलेगा क्या सीन है, राइट? मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया को पता है कि न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान में कहाँ है, पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की कहाँ है। दोनों एक दूसरे को बता के रखते हैं जिससे गलती से ना फेंक दे। अब जानबूझ के ही फेंक दिया फिर। तो पॉइंट मेरा समझाने का ये है कि लीडर्स के पास ये तरीका ही नहीं है समझने का कि एक्सीडेंट है या जानबूझ के बदमाशी कर रहा है सामने वाला, कर दी जो ही सैबोटेज का मतलब है ना। तो इसीलिए ये समझा गया कि यार हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा ये न्यूक्लियर वेपन से बचने के लिए। ये डायग्राम है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, लेकिन ये डायग्राम अगर आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत बढ़िया है, मजे का डायग्राम बना रखा है। यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, पहला डायग्राम जो है कि अ, चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन यूएसए से हाथ मिला रखा है, ठीक है। ठीक है, चाइना, तो ये लिखा है फर्स्ट कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन यूएस एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना कीपिंग यूएसएसआर इन डार्क। तो ये देख के काफी वो हो गए थे। और सेकंड जो है, अगर आपका बुक है देख लेना, उसमें वो पीसेस खा रहा है एक प्रेसिडेंट जॉनसन, जो उनके प्रेसिडेंट थे यूएसए के, लेकिन वो केकड़ा निकला और अब यूएसए को ही वो खाने लग गया। तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे थे, पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिखा रहा, मैं चेक करूंगा और इम्प्रूव करूंगा इस पे। सो इन आगे बढ़ते हैं। इन टाइम देयरफॉर यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। इन्होंने बोला यार इतने न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। ये भी इन्हें क्लियर हो गया कि सामने वाला न्यूक्लियर वेपन नहीं मानने वाला। ये भी क्लियर हो गया 5-10 न्यूक्लियर वेपन काफी होते हैं, इतने हजारों में क्या रखे हैं।
ठीक है, तो ये कोलैबोरेट किया गया कि हम न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो खतरनाक हैं उनको हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। A stable balance of weapons they decided could be maintained through arms control। तो आर्म्स कंट्रोल के डिसीजन स्टार्ट हुए, अब लोगों में दिमाग आया, है ना। स्टार्टिंग इन द 1960s द टू साइड्स साइंड थ्री सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स विद इन अ डिकेड। तो बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए। दीज वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इसके बारे में आप सर्च करके अच्छे से पढ़ सकते हो कि टेस्ट भी आप केयरफुली कुछ लिमिटेड तरीके से ही कर सकते हो। नॉन न्यूक्लियर प्लॉरिफरेशन ट्रीटी, मतलब आप न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं उनको बचाने से भी हमें थोड़ा सा देखना है कि ज्यादा प्रोलिफरेट ना हो, ज्यादा आगे ना बढ़े न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भी काफी डिसाइड किया गया कि लिमिटेड कंट्रीज ही होंगे जो न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, बाकी सब कंट्रीज अगर न्यूक्लियर वेपन रखने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे। तो इसीलिए ईरान, इराक, इवन जब इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया था तो नाराज हो गए थे यूएसए, ये सब वगैरह कंट्रीज सैंक्शन लगा दिए थे इंडिया पे। ठीक है, फिर एक और किया गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। बैलिस्टिक मिसाइल होती है दोस्तों, बड़ी बड़ी तगड़ी मिसाइल होती है, ये भी अगर मार दी जाए तो न्यूक्लियर वेपन की तरह अच्छी खासी तबाही मचा देंगी। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी लंबी ऊपर होती हुई जाती हैं। तो ये भी डिसाइड किया गया कि इन मिसाइल्स को भी हम धीरे धीरे कम करेंगे। देयर आफ्टर द सुपर पावर्स हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म लिमिटेशन टॉक्स एंड साइंड सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट देयर आर्म्स। तो हाँ, ये एक आप कह सकते हो चीज कि आर्म्स जो है ना दोस्तों अब इतनी तेजी से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, स्पेशली बड़े बड़े कंट्रीज में छोटे मोटे जो कंट्रीज है सच एज इंडिया, इनको ट्रांसफर किया जा रहा है, सच एज सऊदी अरेबिया, इनको बेच देते हैं बड़े बड़े कंट्रीज। आपने देखा होगा कि इंडिया जो है यूएस से ले रहा है, कभी यूएस रशिया से ले रहा है, कभी फ्रांस, कभी इंग्लैंड से मिसाइल्स वगैरह ले रहा है, तो ये लेते रहते हैं, लेकिन वो कंट्रीज अब ज्यादा नहीं बना रहे हैं अपने लिए। तो ये चीजें हाँ पेस कम हो गई, लेकिन एक चीज में जो अच्छा प्रोग्रेस वो नहीं हुआ है वो है कि वेपन्स खत्म नहीं कर रहे, केमिकल वेपन्स खत्म नहीं कर रहे, ट्रीटीज बस रखी हुई हैं, वो इंप्लीमेंट सही से नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स ये था एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। आई होप लेक्चर अच्छा लगा। कोई फीडबैक है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको मैं हैप्पीली बोलूंगा, और कोई चीज आप चाहते हो मैं कवर करूं तो वो भी कवर करूंगा। थैंक यू।